Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 12. इसका मतलब ये है कि इसके पहले मैंने 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये 12वां वीडियो है, राइट। और बूस्टर पैक ऐसे क्वेश्चंस को डील करता है जो लेटेस्ट में जिनके आंसर की रिलीज हुई हैं और जिनके मैथ्स और रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जो टफ हो सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं या ट्रिकी हो सकते हैं। उसको पहले हम ट्रेडिशनल पे क्या होनी चाहिए और उसका जो एक स्मार्ट अप्रोच है वो क्या होना चाहिए, राइट। तो उस चीज़ को हम डील करते हैं कि स्मार्ट अप्रोच में उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और वो क्या एक्सेसिबल है या नहीं, या फिर सिर्फ हवा हवा में ही उड़ रहा है कि सिर्फ क्लास में ही क्वेश्चंस बन रहे हैं और एग्जाम में नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप खुद से देखो, अप्लाई करके डेफिनेटली फायदेमंद होगा, राइट। तो ये बूस्टर पैक का इंट्रोडक्शन है। तो आज हम आपको दिखला देते हैं आज मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस लिए हैं जो लेटेस्ट में एनटीपीसी के रिलीज आंसर की से ली गई है, राइट। ये हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। इजी है, कर सकते हो, बस जो थोड़ा बहुत है उसको हम डील करेंगे। ये एडवांस का क्वेश्चंस इजी है, लेकिन कैलकुलेशन में क्या मेथड होनी चाहिए कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये इजी क्वेश्चंस ताकि दिल लगा रहे। ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चंस, बट ध्यान क्या रखना है उस पर हम बात करेंगे। ट्रेडिशनल वे से बनेगा। ये भी नंबर्स एवरेज का क्वेश्चंस इजी है, बट देख लेंगे। ये टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बैलेंस करना पड़ता है एफिशिएंसी को। तो हम एफिशिएंसी को बैलेंस करना सीखेंगे कि हम एफिशिएंसी को बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था जिनसे ये सारे क्वेश्चंस इजी वे में हो जाते हैं। आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन्हें कुछ सीखना है आप डेफिनेटली लास्ट तक बने रहिएगा। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा, राइट। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, वेलकम बैक। चलो, ये था आपका सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले करेक्ट किए हैं मैंने। क्या है ना कि एक बिल्डिंग है, 6 अलग अलग फ्लैट हैं, ठीक है, फ्लोर्स हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से होंगे 6 5 4 3 2 1। लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब जो इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आए थे और जिसका हमने डिस्कशंस कराया है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप पजल्स सॉल्व करते हो ना, एक पॉसिबिलिटी होती है, एक फिक्स होती है। जो पॉसिबिलिटी वाली साइड है मैंने उसको इस साइड रखा था, और जो फिक्स वाली साइड है मैंने उसको इस साइड रखा था। बोला ठीक है, कोई नहीं। ई एक्स पी ए और एन डी एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। केवल एक व्यक्ति, देख रहा है, केवल एक व्यक्ति डी के ऊपर रहता है। केवल एक व्यक्ति डी के ऊपर रहता है, क्या कह सकते हो। केवल एक व्यक्ति है, ओ सॉरी, केवल एक व्यक्ति है जो डी के ऊपर रहता है। डी को 5 पे यदि हम रखेंगे तभी ना ये फुलफिल करेगा कि केवल एक व्यक्ति डी के ऊपर रहता है। आगे देखो, केवल ए पी के नीचे रहता है। केवल ए जो है ना, एक सेकेंड, केवल ए पी के नीचे रहता है। केवल ए पी के नीचे रहता है। तो पी और डी का लोकेशन, ए का लोकेशन आपको फिक्स दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। केवल एक व्यक्ति डी के ऊपर रहता है, ठीक है। केवल एक व्यक्ति पी के नीचे रहता है। तो मेरा 1 2 और 5 ये तो फिक्स हो गया। अब बोलता है ई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। सम संख्या आपको पता है, ई आपको 6 पर भी रह सकता है, लेकिन क्या फिक्स है, नहीं। ई 4 पर भी रह सकता है, बाकी बात तो फिक्स्ड है। अब आगे क्या है, ई लिव्स ऑन एन इवेंट नंबर्ड फ्लोर, ओके। एक्स लिव्स, ये वाला लाइन देखो, ये वाला, एक्स लिव्स ऑन ए फ्लोर एबव डी।
यानी x जो है d के ऊपर में रहता है, तो x मेरा यहाँ पर आ गया। तो e इसका मतलब यहाँ नहीं होगा, तो e जो होगा एक ही पॉसिबल, एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है कि 4 पे आएगा, तो e यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरा आदमी क्या क्या हो गया, x हो गया, d हो गया, e हो गया, p हो गया, a हो गया, बचा क्या मेरे पास? मेरे पास ये बचा n। तो n को मैंने यहाँ लगा दिया। क्या पूछा? n के नीचे कितने लोग रहते हैं? इस n के नीचे मेरे पास 2 लोग हैं। ये आंसर होगा, राइट। क्या ध्यान रखना था इसमें? ये वाला लाइन, ये वाला मस्त लाइन था, जो सीखने का लाइन है कि केवल एक व्यक्ति डी के ऊपर रहता है। तो केवल एक व्यक्ति डी के ऊपर रहता है, ये वाला चीज। केवल एक व्यक्ति पी के नीचे रहता है, ये वाला चीज। बस यही की पॉइंट था। और सम संख्या वाला तो आपको पता है, या तो 6 पे रखेंगे या 4 पे रखेंगे। जब x हमको पता चल गया कि 6 पे रहेगा, तो e मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और जो बचा है वो n यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आई? नेक्स्ट, सबसे पहले चलते हैं थोड़ा सा रफ सीट पे। रफ सीट पे ये चलते हैं कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, बोला ठीक, कोई ना, इसका एक केंद्र भी होगा, हाँ सॉरी, एक इसका केंद्र भी होगा। किसी वृत्त के अंदर, किसी वृत्त के अंदर 2 पॉइंट को यदि हम मिलाएं, किसी वृत्त के अंदर यदि हम 2 पॉइंट को मिलाएं, तो वो जीवा कहलाते हैं। इंग्लिश में बोले तो कॉर्ड कहलाते हैं, ठीक है। और यदि वही जीवा केंद्र से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए, तो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। क्योंकि सबसे जो लंबी होगी, सबसे लंबी जीवा किसी वृत्त की, वो व्यास कहलाएगा, कहलाएगा ना। आप यहाँ से पॉइंट लोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट से होकर जाएगी, यानी केंद्र से होकर जाएगी, और इसको यहाँ पर टच करेगी, तो ये व्यास ही तो होगा। तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि ये O है, और ये A है, और ये B है। इस लाइन को यदि हम यहाँ से मिलाएं, इस लाइन को यदि हम यहाँ से मिलाएं और 90 डिग्री करें, तो ये लाइन एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। या फिर यदि ये लाइन एक दूसरे को डिवाइड करे, तो ये इस पर लंब होते हैं। और इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस का प्रमेय लगा देते हैं, राइट। यहाँ तक तो सब ठीक है भाई। आपको मैं एक चीज़ बताया था पिछले क्लास में, यानी ऐसा नहीं कि बूस्टर पैक 11 में शुरू से हम डिस्कशंस कर रहे हैं कि मान लो कि 3 और 4 और 5 एक ट्रिपलेट है। मान लो क्या है ही, 3 3 9, 4 4 16 9 25, तो एक ट्रिपलेट है। तो 3 4 5 ट्रिपलेट है। इस ट्रिपलेट को किसी भी संख्या से गुना कर दो, किसी भी संख्या से, लेकिन सब में गुना होना चाहिए। यानी 3.6, 4.8 और ये 6, ये 6। तो आप ये चेक करने मत बैठ जाना कि ट्रिपलेट है या नहीं है। ये 3 4 5 आपका ट्रिपलेट है, और उसी 3 4 5 में से किसी फिक्स नंबर से सब में गुना हुआ है, तो ये भी ट्रिपलेट आपका होगा, ठीक है। अब यहां पे आता है कि मेन सवाल क्या था, क्या है कि आपके पास एक सर्कल दे रखा है, बोला ठीक है, इसका केंद्र O है, और रेडियस, त्रिज्या कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ये O है, इसको हम यहां से मिला दिए, बोला ठीक है। केंद्र और जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी 4.5 सेंटीमीटर है। ये 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जीवा AB है।
और इसकी लेंथ आपको निकालने बोला, क्या करोगे? एक तो आप बोलोगे क्या, देखो 6 का स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर और 4.5 का स्क्वायर कर देंगे और निकाल देंगे वैल्यू। अब गलत नहीं है, आंसर तो आ ही जाएगा जो आने का है। मैं कहूँगा यार मज़ा नहीं आया। बोले क्यों नहीं मज़ा आया? इसलिए मज़ा नहीं आया भाई साहब, क्योंकि जब मैंने आपको ये चीज़ बतला रहा हूँ ना इतने दिन से कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, तो जब इसको किसी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी ट्रिपलेट रहेगा। तो क्या इस चीज को, इस डेटा को यदि हम डिवाइड कर दें और इस पे ले जाएं तो भी ट्रिपलेट रहेगा, वैसा वर्षा भी ट्रू रहेगा, यानी इसका अपोजिट भी जाएंगे तो भी ट्रू रहेगा। तो बोला ठीक है, तो ये कितना है 6, ये कितना है 4.5, ये मेरे पास नहीं पता कि क्या है। हम एक काम करते हैं 1.5 से डिवाइड कर देते हैं, बोला कर दो, 1.5 से डिवाइड कर देते हैं, 1.5 से डिवाइड कर देते हैं। 1.5 से जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 4। तो 3 और 4 आएगा तो इस डेटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला 4 चौकी 16 में 9 चला गया, रूट के अंदर रहेगा तो ये √7 आना चाहिए। बोला हाँ 7 तो आना चाहिए, लेकिन √7 कब आना चाहिए? जब इसमें आप 1.5 से डिवाइड किया। तो जब 1 से डिवाइड किया, 1.5 से डिवाइड किया, तो इसी चीज को √7 को 1.5 से गुना करना पड़ेगा। बोले क्यों नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। ये आ गए, तो ये तो भाई ये वाला डिस्टेंस आया ना कि 1.5 गुना √7, ये इसकी वैल्यू आई है। लेकिन जीबा जो ए बी होगा, जो क्वाड होगा, वो तो इसका डबल होगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 3√7, क्योंकि 1.5 गुना 2 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कैसे आंसर तक मुझे याद आया, कुछ समझ में आ रहा है कि ये ट्रिपलेट किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है। आप डिवाइड करके भी जा सकते हो और मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, राइट। सो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस आपका दिल लगा रहे हैं। प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 1, 2, 3 डॉट डॉट 12। पहले वीडियो में इस चीज का एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं कि जब भी कोई कर्मागत संख्या रहे या कंजेकेटिव नंबर्स जिसको बोलते हो, कर्मागत का मतलब हुआ कि सेम डिफरेंस हो। यहाँ पर 1 का डिफरेंस आपको दिख रहा है, हो सकता है कि कुछ नंबर में 2 का डिफरेंस दिखे, किसी में 3 का डिफरेंस दिखे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि कर्मागत संख्या है तो औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। आंसर 6.5। पहला वीडियो में जो मैंने डिस्कशन किया है उसमें ये दे रखा था ना, उसमें वो दे रखा था पूर्ण संख्या के बारे में दे रखा था, ठीक है। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर है तो क्वेश्चन ईजी है बस। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ये जानना था कि जब क्रमागत संख्या हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करेंगे तो आप एवरेज पे पहुंच जाओगे, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है कि एक नाव है, ठीक है, एक नाव है, धारा की दिशा में जाता है। मान लो कि ए से बी तक धारा की दिशा में जाता है और फिर वो बी से ए तक धारा के विपरीत दिशा में जाता है, राइट। तो धारा का अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जाएगा तो जाहिर सा बात है कि इसमें स्पीड ज़्यादा होगी, 41 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल यानी अपोजिट में जा रही है 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बोला वो भी ठीक। तो एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं। तो नाव द्वारा तय की गई
कुल दूरी कितनी है। तो बोलोगे इतनी इजी क्वेश्चन को आपने क्यों लिया, बताता हूँ क्यों लिया। मान लिया कि मैंने ए और बी के बीच का डिस्टेंस डी है, बोला ठीक। तो जब धारा का दिशा में जाएगा तो डी बटे 41 किलोमीटर पर, मतलब डी किलोमीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इतना टाइम लग रहा है, इतना घंटा। और यहाँ पे लगेगा डी बटे 20.5, क्योंकि वो वापस आ रहा है और वो विपरीत दिशा में है। तो स्पीड यहाँ 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर क्या है 13, टोटल 13 घंटे लगते हैं। तो अब इसको क्या कर लो, सोल्यूशन कर लो। यहाँ पर डी मैंने कॉमन ले लिया, बोला ठीक कोई दिक्कत नहीं। 41 से एलसीएम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये 41 है, ये 20.5 है, 20 दूना 40 एक 41। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये पता है ना कि 20.5 है, तो 41 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 होगा, तो 2 एक कितना हो जाएगा, ये 1 है भाई। तो ये हो जाएगा 3D, 3D बराबर 41 गुना 13, क्यों होगा 41 गुना 13, ये 41 इधर जाएगा तो 13 गुना 41 हो जाएगा, और 2 1 3, 3D हो गया। तो D बराबर हो जाएगा 41 गुना 13 बटे 3, ये डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन से लेने का मतलब क्या था, क्या बोल रहे हैं, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो क्या ये आंसर है, हो सकता है क्या, बताओ थोड़ा सोचो। ये आंसर नहीं हो सकता भाई साहब, आंसर होगा 2D, क्योंकि कुल दूरी पूछा है। तो एक दूरी इसने यहां से यहां तक डी कवर किया है, और यहां से यहां तक इसने इस दूरी को भी डी कवर किया है, तो 2D कवर किया है। तो 41 गुना 13 गुना 2 बटे 3, और ये रहा 3 का 3 दूना 6, करना पड़ेगा गुना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 41 गुना 26, 6 का 6, 6 चौक 24, और 41 दूना 82, 6 4 2 6 और 8 2 10, यानी 1066 बटे 3 किलोमीटर आंसर। ये आंसर क्या सीखने को मिला, जाना है ट्रेडिशनल वे में पहली बात, और नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा है, हम डी पर क्लिक नहीं कर देंगे। देख लो गलती यहाँ पे हो सकता था कि नहीं, यदि आप डी की वैल्यू पे जाते, सुनो ये वाला पे, आपका ये आंसर निकल जाता, जो कि आपका हो जाता गलत, क्योंकि वो सिर्फ एक तरफ का डिस्टेंस है, ना कि टोटल। यहाँ पूछ रखा है इसने नाव द्वारा तय की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब पूछ लेना जो एग्जाम दिया है, ये गलती यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है, गलती हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है। ओके, तो 2D का ध्यान रखना है, कुल दूरी पूछा है कि क्या पूछा है, ये ध्यान रखना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का औसत 124 है। पढ़ो पहले क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए यदि वो संख्याओं के योग का 16वां भाग। 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत यदि 124 है, तो सम कितना हो जाएगा 8 गुना 124। बोला ये तो बच्चा वाली बात हो गई, तो ये सम हो गया। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए यदि उस संख्याओं के योग का 16वां भाग हो। 16वां भाग हो क्या मतलब क्या होता है, 1/16, 1/16, तो यहां से कटा दो, 8 दूना 16, ये क्या हो गया 62, 62 आंसर। सुनो, जितना सवाल कहता है उतना ही करना है, ज्यादा दिमाग अपनी अप्लाई नहीं करनी, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, देखो
ए एक निश्चित कार्य को उसी समय में कर सकता है, मतलब जितना समय में बी और सी मिलकर करता है। टाइम वर्क के क्वेश्चंस में इफिशियंसी को ले आओ, आपका काम सब कुछ हो जाएगा। इतना पता है ना कि टोटल वर्क इक्वल टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। बच्चे बच्चे को पता है। चलो आगे चलते हैं। एक निश्चित कार्य को उतना समय में ही कर सकता है। अब क्या आप ये दर्शाने जाओगे कि ए मान लो टी समय में करता है तो बी और सी मिलकर उतने समय में ही करता है, तो ये टी करने जाओगे, टाइम ही बर्बाद है ना भाई, क्या जरूरी है करने का। यानी ए जो है, यहां पर जो ए है, ए यहां पर बी और सी है, हम इसको व्यक्ति नहीं मान के ना, इसको एफिशिएंसी मान लेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी मान लेंगे। तो यदि ए बराबर बी प्लस सी है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी प्लस सी का जो रेशियो है 1:1 है? क्यों नहीं, कोना कोनी गुना कर दीजिए आप, यहाँ पर ए हो जाएगा बराबर बी प्लस सी हो जाएगा। बोला ठीक है, मान सकते हो क्वेश्चन सुन, एग्जाम में पेपर के टाइम में ये नहीं लिखना, सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर 7 दिन में और सी अकेले करता है 9 दिन में, तो फिर से हम रेशियो निकाल देंगे। कैसे रेशियो निकालेंगे, सुनना ध्यान से। सी बटे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में 7 है, कोना कोनी गुना कर दीजिए, ये 9 है। अब मेन चीज होता है कि अब इसको बैलेंस कैसे करना है। देखो, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, लेकिन आदमी तो ए बी और सी ही है, बोला ठीक है, लेकिन यहां पर इफिशियंसी आपको अलग दिख रहा है। ये जो ना, ये इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी है, और ये भी इफिशियंसी है। बोलोगे कि अलग अलग कैसे हो गया सर, अलग अलग कैसे हो, कोई बात नहीं। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी यहाँ कितना हो जाएगा टोटल, यदि सम करेंगे तो 9 7 16, बोला 16। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे 2 है। तो क्या रेशियो में, रेशियो कहता हूँ, हाँ अनुप रेशियो में यदि ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना कर दें कोई अंतर पड़ेगा क्या? तो ये 16 है तो इसको भी 16 बनाना है, चूंकि ये 2 है टोटल, तो इसको 8 से गुना कर देते हैं, तो ये हो गया 8, ये हो गया 8। अब एक काम करो, इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ना कंपेयर कर लो। ए मेरे पास 8 दिख रहा है, बोला ठीक, सिंगल सिंगल को उठाओ। सी मेरा 7 दिख रहा है, सी 7 दिखेगा। सी जब 7 दिखेगा, सी 7, ए कितना है 8 है, देखो यहाँ पर ए 8 है, ए 8 है तो बी कितना होना चाहिए, चूंकि यहाँ पर ए प्लस बी कितना है 9 है, तो मेरा बी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी है इस सारे बंदे का। अब सब जगह लगा के देख लो, आपको मिल जाएगा। 8 7 15 16 हो गया। अब बोलो, ए प्लस बी मिलकर काम को 7 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर काम को 7 दिन में करता है, ये ओ यार सॉरी, ए प्लस बी मिलकर काम को 7 दिन में करता है, यानी टोटल वर्क क्या होता है, टाइम गुना एफिशिएंसी। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, ए का 8 है, बी का 1 है, टोटल कितना है 9 है, तो 9 कितना दिन में करता है, 7 दिन में करता है, 963। जो टोटल वर्क है मेरा, टोटल वर्क ही कितना है 63 यूनिट है। हाँ ठीक है, इस 63 यूनिट को आप किससे कम करवाना चाहते हैं, जिससे करवाना है करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है कि बी कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो काम टोटल 63 है, लेकिन बी की एफिशिएंसी कितना है 1। बी की एफिशिएंसी जब 1 है तो उसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये 63 दिन में काम करेगा। क्या आपको बात समझ में आती है? हम्म, इस फॉर्मेट को याद रखना।
कि टोटल वर्क पर आवर टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है, पहली बात। दूसरी बात, ए का एफिशिएंसी हम एक्स वगैरह नहीं मानेंगे, ए का एफिशिएंसी को ए ही मान लेंगे, और बी का एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी को बी और सी ही मान लेंगे। ठीक है, दोनों में एक ही आदमी है यानी ए बी सी है, और इधर भी ए बी सी है, तो हम इन दोनों को एफिशिएंसी इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी टोटल एफिशिएंसी यहाँ पर यदि 16 हो रहा है तो इसको भी हम टोटल को 16 बनाएंगे, और अलग अलग करके हम एफिशिएंसी की वैल्यू निकाल लेंगे, और टाइम से जब गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क में यदि किसी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो वो टाइम निकल जाएगा कि वो कितने दिन में उस काम को कर रहा है। राइट, ये हुआ आपका आंसर। ओके, शायद ये लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा तो कहीं कुछ रहा नहीं, ठीक ठाक सब कुछ रहा, देख लेता हूँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। शो आज के सेशंस को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। बाकी आपको जो अच्छा लगे अपनी तरफ से बताना, कमेंट करना वगैरह वगैरह, जो पसंद आई कर देना यार। राइट, so thank you to all watching and learning this video, and love you to all, and मिलते हैं हम बूस्टर पैक 13 में। बता दूं बूस्टर पैक अल्टरनेट डेज पर आती है, और यहाँ पे आपको कुछ बेहतरीन सिखाने की गारंटी भी देती है। राइट, सो सी यू अगेन बूस्टर पैक इन बूस्टर पैक 13। सो थैंक यू टू ऑल एंड लव यू टू ऑल।